सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। मालदीव में दक्षिण एशियाई देशों की संसद के स्पीकरों की बैठक में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भारत का आंतरिक मामला उठाए जाने पर जताई कड़ी आपत्ति। शिखर सम्मेलन के विषयों से अलग मुद्दे उठाने की कोशिश को सिरे से किया खारिज। कहा, अपने ही लोगों का नरसंहार करने वाले पाकिस्तान को मानवाधिकार पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। पाकिस्तान ने की भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को आज राजनयिक पहुंच मुहैया कराने की पेशकश। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, वियना कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप मिलेगी राजनयिक पहुंच। बिना शर्त और रुकावट की पहुंच दिए जाने पर ही इसे स्वीकार करेगा भारत। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP14 सम्मेलन की दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में आज से होगी शुरुआत। 13 सितंबर तक चलने वाले सम्मेलन में करीब 200 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। भारत का 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का संकल्प। चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान 2। आज दोपहर 12:45 से 1:45 के बीच लैंडर विक्रम के ऑर्बिटर से अलग होने की उम्मीद। रविवार को चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक किया प्रवेश। देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का पावन पर्व। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया के जयघोष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना। कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिशों पर पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर करारा जवाब दिया है। भारत ने मालदीव की राजधानी माले में रविवार को दक्षिण एशिया की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के दौरान कश्मीर मुद्दा उठाने की पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल मालदीव के दौरे पर है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सम्मेलन में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने का कड़ा विरोध किया और भारत का आंतरिक मामला उठाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने शिखर सम्मेलन के विषयों से अलग मुद्दे उठाकर इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश को सिरे से खारिज कर दिया। नेशनल असेंबली में पाकिस्तानी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा के दौरान कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की। भारत ने फौरन नियमों का हवाला दिया, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने भारतीय प्रतिनिधि और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को बोलने देने के लिए कहा। जिसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भारत के आंतरिक विषय को उठाने को लेकर और इस मंच को राजनीतिक रंग देने को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। This point of order relates to the statement given by here. Excellency, we strongly object to the raising of internal matter of India in this forum. We also reject the politicization of this forum by raising issues which are extraneous to the theme of this summit. There is need for Pakistan to end cross-border terrorism and all kinds of state support to the same in the interest of regional peace and stability. Excellencies, terrorism is the biggest threat for entire humanity and the world today. Therefore, unanimously we should not allow in this August gathering any kind of written view to become part of the proceeding. Again, sir, Excellency Speaker Mohammad Nasir Sahab, Maldiv Majlis, and Excellency and Secretary General IPU, Mr. Martin, yours repeatedly and categorical statement that this forum or summit is only meant to discuss SDG, this should not be the part of proceedings, sir. I strongly object to be deleted this part.
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना और उसे समर्थन देना बंद करे, क्योंकि ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। उन्होंने कहा कि इसलिए यहां किसी तरह के वितरित किए गए बयान को हमें सर्वसम्मति से कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। पाकिस्तानी प्रतिनिधि की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए हरिवंश ने कहा कि अपने ही लोगों का नरसंहार करने वाले देश को मानवाधिकारों के मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने एक बार फिर नियम का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने किस तरह से अपने ही देश के एक हिस्से में नरसंहार किया और वो क्षेत्र अब बांग्लादेश के नाम से एक अलग देश है। राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि पीओके पर पाकिस्तान ने 1947 में सशस्त्र कार्रवाई करके अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने कश्मीर के ही एक हिस्से अर्थात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा किया है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र की जनता के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वहां अलग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विधानमंडल की व्यवस्था के माध्यम से उन्हें एक पृथक राष्ट्र होने का छलावा दिया गया है, जबकि तथाकथित आजाद कश्मीर ना ही कोई देश है और ना ही कोई प्रांत। चीन के साथ संयोजन और नदियों के नियंत्रण की अपनी रणनीति के तहत कराची समझौते के जरिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की 85% भूमि को अपने नियंत्रण में ले लिया। कराची समझौते के समय से ही तथाकथित आजाद जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियां केवल नाम मात्र की हैं। The country which indulged itself in a genocide of its own country, which became a separate country, has moral right to raise this issue here. Let me clarify, sir. Pakistan occupied Jammu and Kashmir, which is part of India. Pakistan had illegally occupied through armed action in 1947. Pakistan has kept the people of this region guessing on their status as a constitutional entity, the so-called AJK League. It has been given the trappings of a country with a president, a prime minister, and a legislature. But the so-called AKJ is neither a country nor a province. Mr. The Karachi Agreement of India, please stick to your point of order without going to the substance of the matter. Please. 95% of the land is strategically important for its connectivity with China. Deputy Speaker. Pakistan's direct connection. This meeting is for SDG only, sir. Nothing should be on record. Otherwise, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में गए भारतीय संसदीय शिष्टमंडल में राज्यसभा महासचिव देशदीपक वर्मा भी शामिल हैं। इस मामले पर राज्यसभा टीवी से फोन पर खास बातचीत में उन्होंने विस्तार से इस पूरे मामले पर प्रकाश डाला। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जैसे ही पाकिस्तान ने ये मुद्दा को अपने विषय में किसी तरह से खींचतान करके लाने की कोशिश की गई, तो तुरंत हमारे डिप्टी चेयरमैन और स्पीकर दोनों खड़े हो गए और डिप्टी चेयरमैन ने बोला और कहा इस बात को कि ये विषय जो हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं, जो इस 4th साउथ एशियन स्पीकर समिट का विषय है, ये उससे एकदम हटकर ये बिंदु उठाया जा रहा है। और इस सम्मेलन में चूंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से हट करके किसी भी कंट्री का आंतरिक मामला वो यहाँ नहीं उठाया जा सकता। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक विजय भारत के लिए रही, क्योंकि ये बहुत पहले से ये अंदाजा हो रहा था कि पाकिस्तान बिना कारण और सब विषय से कनेक्टेड न होने के बावजूद they might raise this issue. So we had in fact sounded also the chair of the session, which is the speaker of the Maldives. और उसके बाद भी पाकिस्तान ने जबरदस्ती उसको उठाने की कोशिश की और हमारे स्पीकर और हमारे ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के द्वारा उसको बहुत ही इफेक्टिव ढंग से काउंटर किया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि चेयर ने अपने सीट से ये आर्डर किया कि इस तरह का विषय जो सब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं है वो नहीं उठाया जा सकता। और जिस तरह से मेंबर्स का भी रिस्पांस था, मैं समझता हूँ जो और कंट्रीज के डेलीगेट थे, उससे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान को इस विषय को उठाने का जो प्रयास है, उससे एक उनको बड़ा झटका लगा है इस प्रयास में।
और हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, हम देश दीपक वर्मा जी को भी सुन रहे थे कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने के बाद मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तान को, और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि भारत की किस तरह से कूटनीतिक जीत हुई है और ये भी भरोसा दिया गया है कि कश्मीर पर दिए गए सभी बयानों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। मालदीव संसद के स्पीकर ने क्या इस तरह का भरोसा दिया है? आप थोड़ा और अपडेट दें इस मामले में। निश्चित तौर पे प्रीति, मालदीव की जो संसद के अध्यक्ष हैं खुद नशीद साहब, उन्होंने कहा बाद में कि इस बारे में जो भी टिप्पणियां की गई हैं पाकिस्तान की तरफ से उसे हम हटाएंगे। निश्चित तौर पे ये बड़ा आश्वासन है, और बड़ा आश्वासन इसलिए है कि सार्क के चार्टर को आप देखेंगे तो सार्क के चार्टर में ये साफ साफ उल्लिखित है कि किसी भी वक्त किसी भी फोरम पे सार्क के किसी भी देश के जो सदस्य देश हैं उनके अंदरूनी मामले को न तो उठाया जा सकता है और न ही द्विपक्षीय मामले को सार्क के फोरम पे उठाया जा सकता है। ये निश्चित तौर पे एक मानी हुई नीति है सार्क देशों की कि जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उन्हें आप द्विपक्षीय तौर पर उठाएं, और जो अंदरूनी मामला है किसी देश का उस अंदरूनी मामले को इसके फोरम पे न उठाएं। तो पाकिस्तान के प्रतिनिधि जो डिप्टी स्पीकर हैं वो जानते हैं, सारे नियम कानून जानते हैं, और उन नियम कानून के जानने के बावजूद उन्होंने जो भारत के अंदरूनी मामले हैं उन्हें उठाने की कोशिश की और द्विपक्षीय मामले को उठाने की कोशिश की। तो उसके आलोक में नासिद बहुत ही अनुभवी हैं और वे देश के राष्ट्रपति भी अपने मालदीव के रहे हैं, अभी वे स्पीकर हैं, और उसके साथ जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन है उनके सेक्रेटरी जनरल भी मिस्टर मार्टिन वहां मौजूद थे। तो इन पूरी स्थितियों को देखते हुए जो आश्वासन दिया गया है वो आश्वासन निश्चित तौर पर उसे पूरी जो प्रक्रिया है उसे प्रक्रिया से डिलीट किया जाएगा। लेकिन जो सबसे रोचक बात यह है प्रीति, जो समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जो लगातार गरीबी और बेरोजगारी की मार झेल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि भारत पाकिस्तान दोनों मिलकर साथ साथ इस पूरे इलाके में गरीबी को हटाने में साथ कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, बेरोजगारी को खत्म करने में सहयोग कर सकते हैं। इमरान खान का जो पहला भाषण हुआ था उस पहले भाषण को अगर आप याद रखें तो इन्हीं बातों पर उन्होंने केंद्रित किया था, और आज लगता है कि पाकिस्तान की पूरी नीति पलट गई है। उनका कश्मीर रोग बार बार उजागर होकर सामने आता है और आतंकवाद से बाज नहीं आते। तो निश्चित तौर पे जो सार्क का जो चार्टर है, सार्क का जो उद्देश्य है, जो जिस पर चर्चा होनी थी सतत विकास पर, उस पर चर्चा को बाधित करने की कोशिश की और उन्होंने सार्क चार्टर के खिलाफ एक काम किया है। बिल्कुल। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और कुलभूषण जाधव से जुड़ी खबर पर हम आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद पाकिस्तान ने आज भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की पेशकश की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने रविवार को इसका ऐलान किया। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के मुताबिक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। इससे पहले जुलाई में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बिना शर्त जाधव को काउंसलर एक्सेस देने का फैसला सुनाया था। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी को पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। भारत का कहना है कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया था, जहां वो नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद व्यापारिक उद्देश्य से गए थे और उन पर गलत आरोप लगाए गए। अखिलेश सुमन, विदेश मामलों के संपादक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अब तमाम नानुकुर और बेहद मजबूरी में पाकिस्तान की तरफ से काउंसलर एक्सेस मुहैया कराई जा रही है, और भारत ने भी अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि बिना किसी शर्त के काउंसलर एक्सेस मिलेगी तभी वो इसे मानेगा। तो क्या हो सकता है, क्या फिलहाल संभावनाएं हैं? देखिए, इस मामले में अगर कहें तो पाकिस्तान काफी देर कर रहा है। 1 महीने से ज्यादा, तकरीबन 1.5 महीने हो गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया था, और उस फैसले में साफ साफ उल्लिखित था कि यथाशीघ्र काउंसलर एक्सेस मुहैया कराई जाए, और उसमें यह भी था कि किसी भी तरह की इसमें बाध्यता नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की शर्त नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक पाकिस्तान जिस तरीके से देर कर रहा है बार बार, वो मैं कहता हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का उल्लंघन है। इसके पहले 1 अगस्त को भी उन्होंने इसी तरह की पेशकश की थी, और इस तरह की पेशकश में उन्होंने कुछ शर्तें लगाई थी। जो शर्तें में एक खास बात यह है, मैं बताऊं आपको प्रीति, कि उन शर्तों में एक खास बात यह थी कि भारत की जो टीम है, जो राजनयिक हैं या जो कानूनी सलाहकार हैं, वो अगर जाएंगे वहां तो उनके साथ पाकिस्तान के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
तो इस तरह के कॉन्सुलर एक्सेस का कोई मतलब नहीं होता है। अगर हमसे मिलने कोई आ रहा है और अगर जिन्होंने हमें कैद में रखा है अगर वही मौजूद रहेंगे तो मैं अपनी व्यथा कैसे बताऊंगा। तो ये कॉन्सुलर एक्सेस भारत ने उस समय 1 अगस्त को भी ठुकरा दिया था और अभी भी जो पेशकश है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का, उस पेशकश में 2 बातें अगर देखें तो वियना कन्वेंशन के मुताबिक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक वो तो बातें ठीक है, उन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और वियना कन्वेंशन के मुताबिक बिना किसी शर्त के, बिना किसी ऐसी प्रक्रिया के जिससे बात करनी है वो प्रभावित हो, वो डरे, वो भय के मारे अपनी बात नहीं कह सके, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ पाकिस्तान ने एक और बात लगाई है, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और इसमें पाकिस्तानी कानून को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए भारत ने अभी तक कोई औपचारिक तौर पे इसे स्वीकृत नहीं किया है। जो हमें पता चला है, हम जब बात करके विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम अभी अध्ययन करेंगे, पाकिस्तान के लोगों से बात हो रही है लगातार और बातचीत में अगर हमें लगेगा कि बिना किसी बाधा के वो मिल रहा है कॉन्सुलर एक्सेस तो हम स्वीकार करेंगे, तभी इसे स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते से संबंधित देशों का 14वां सम्मेलन आज से ग्रेटर नोएडा में शुरू हो रहा है, जो 13 सितंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को सम्मेलन के उच्च स्तरीय सत्र में हिस्सा लेंगे। दुनिया भर से 3000 से अधिक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में 196 देशों के प्रतिनिधि अपनी विशेषज्ञता पेश करने के साथ ही उसे साझा करेंगे और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बारे में संक्षिप्त विवरण देंगे। इनमें वैज्ञानिक और प्रतिनिधि, दुनिया के प्रमुख उद्योगपति, एनजीओ, प्रकृति से जुड़े संगठन, युवा समूह, पत्रकार और सामुदायिक समूह शामिल हैं। भारत ने यूएनसीसीडी पर 14 अक्टूबर 1994 को हस्ताक्षर किए थे और 17 दिसंबर 1996 को इसकी पुष्टि की थी। सम्मेलन के पक्षकार देश सूखे वाले क्षेत्रों में लोगों की रहन सहन की स्थितियों में सुधार, भूमि और मिट्टी की उत्पादकता को बरकरार रखने और बहाल करने के साथ ही सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। यूएनसीसीडी मरुस्थलीकरण और उर्वर क्षमता को खो चुकी भूमि से निपटने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने उर्वर क्षमता खो चुकी 50 लाख हेक्टेयर भूमि की 2030 तक उपजाऊ बनाने का संकल्प लिया है। चंद्रयान 2 मंजिल के और करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान 2 के लिए आज काफी अहम दिन है। आज ऑर्बिटर से लैंडर विक्रम को अलग किया जाएगा। इसका संभावित समय 12:45 से 1:45 है। इससे पहले कल शाम 6:21 पर चंद्रयान 2 चांद की 5वीं कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। कक्षा बदलने में इसे 52 सेकंड का वक्त लगा। कक्षा की चांद से न्यूनतम दूरी मात्र 109 किलोमीटर है। इसरो के मुताबिक सफलतापूर्वक सामान्य परिस्थितियों में यह महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया गया है। इसरो के मुताबिक इसके बाद 7 सितंबर को विक्रम की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। अब से इसरो के वैज्ञानिक लैंडर को चंद्रमा की सतह पर ले जाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चंद्रयान की अब तक की यात्रा बिल्कुल सटीक रही है और 7 सितंबर तक आने वाले दिनों में भी और कई महत्वपूर्ण कदम हैं। चंद्रमा पर भारत का दूसरा अभियान चंद्रमा के कई छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए निर्धारित है, क्योंकि ये चंद्रमा के एक अनजाने क्षेत्र के लिए है। चंद्रयान 2 लगातार चंद्रमा की अद्भुत तस्वीरें भेज रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बैंकों के विलय के बाद नौकरियां खत्म होने की खबरों का खंडन करते हुए इन्हें पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने मजदूर संघों को आश्वस्त किया है कि बैंकों के विलय का फैसला कर्मचारियों के हितों के खिलाफ नहीं है। इससे बैंकों के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। Every union in every one of these banks to please recall what I have said last Friday. When we spoke about the amalgamation of banks, each time I have, as I'm talking about one set of amalgamation, second set of, like that I've spoken about 4 sets of amalgamation. I have very clearly underlined the fact that there shall not be one employee removed. Not at all. We are not looking at any employee being removed. And that is also proven by the fact earlier we had done about 2 years ago SBI with all its groups. This year, early this year, sometime in February, March, probably before April, Bank of Baroda with 2 other banks. Has there been even one retrenchment, please? No. None of them had, and I made it a point to make it as a specific announcement, even last Friday,
that there shall not be a removal from job of even 1%. I want 1%. I'm taking this opportunity to reiterate, and therefore they need not have any concern on that score. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था से संबंधित कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना जारी रखेगी, लेकिन अन्य वाहनों की कीमत पर नहीं। उन्होंने कहा कि जीएसटी में कटौती करने से संबंधित फैसला जीएसटी काउंसिल लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो उद्योग प्रतिनिधियों के साथ संपर्क में है और विभिन्न क्षेत्रों को राहत देने के लिए किए गए उपायों की समय समय पर घोषणा की गई है। I'm meeting with industries and taking their inputs and industries' suggestions on what they would want and what they expect from the Government of India. I'm responding to them. I've already done twice. I will do more number of times so that every industry which has approached me, I will respond. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के चेरलोपल्ली और रापुरू के बीच सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग कल राष्ट्र को समर्पित की। इस सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने वेंकटचलम और ओबुलावारीपल्ली के बीच विद्युत रेलवे लाइन भी देश को समर्पित की। गुडरू रेलवे स्टेशन पर नवीकृत यार्ड के उद्घाटन के अलावा उपराष्ट्रपति ने गुडरू और विजयवाड़ा के बीच एक नई अंतर नगरीय सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रेलवे, वायु मार्गों, बंदरगाहों, जल मार्गों, ग्रामीण सड़कों, भंडार गृहों और शीत गृहों जैसे आधारभूत क्षेत्रों को मजबूत और उनके आधुनिकीकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई रेल सेवा लोगों को लंबे समय से पोषित सपने को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि रेल सेवा सस्ती कीमत पर आरामदायक दिन की यात्रा प्रदान करती है। इस मौके पर रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी समेत कई हस्तियां भी मौजूद थीं। For achieving its best ever safety record in 2018-19, I am told that all unmanned level crossings on broad gauge network have been eliminated, that a Rashtriya Rail Samrakshana Kosh fund of rupees 1 lakh crore has been created for safety expenditure. The railway is also playing a major role in promoting tourism in the country. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश में आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र द्वारा सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्वर्ण भारत ट्रस्ट में 2 व्हीलर टेक्नीशियन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास में सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना की। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्वर्ण भारत ट्रस्ट और सोमा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से हीरो मोटर कॉर्प द्वारा स्थापित एक 2 व्हीलर टेक्नीशियन ट्रेनिंग सेंटर के उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशिक्षण केंद्र विश्व स्तर के प्रशिक्षण से सुसज्जित है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी से बाहर रह गए लोगों को हिरासत में नहीं लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इन लोगों को पहले की तरह सभी अधिकार और सुविधाएं मिलती रहेंगी। उन्होंने कहा कि सूची से बाहर रहे लोगों के लिए कानून के तहत सभी रास्ते उपलब्ध हैं। असम सरकार ने एनआरसी सूची से बाहर रह रहे लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है। Exclusion from the NRC has no implication on the rights of an individual resident in Assam. For those who are not in the final list will not be detained and will continue to enjoy all the rights as before till they have exhausted all the remedies available under the law. It does not make the excluded person stateless. It also does not make him or her a foreigner within the legal meaning of the term. They will not be deprived of any rights or entitlements which they have enjoyed before. The Government of India will even assist in providing directions on how to deal with such appeals. Through the district legal service authorities, the government has provisioned to extend legal aid to the needy. The state of Assam has assured provision of free legal assistance to any person excluded from the list and who is unable to afford such legal assistance. This is to enable people, especially the disadvantaged sections,
to have access to the best possible legal assistance. आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की आज राउज़ेवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। पी चिदम्बरम की सीबीआई रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है। इसके अलावा पी चिदम्बरम की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चिदम्बरम से की गई पूछताछ का ब्यौरा मांगा था। बात क्रिकेट की करेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच जमैका के सबीना पार्क में खेला जा रहा है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बनाए हैं। चौथे दिन आज भारत को जीत के लिए 8 विकेट की जरूरत है। आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी यानी वो दिन जब भगवान गणपति ने जन्म लिया था। आज से प्रथम पूज्य गणपति के पूजन की शुरुआत हो रही है। इस मौके पर गणेश जी की घरों में स्थापना की जाएगी। गणेश चतुर्थी उत्सव के 10 दिन बाद यानी अनंत चतुर्दशी को गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। बॉलीवुड नगरी मुंबई भी गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक बप्पा के रंग में सराबोर रहेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि भगवान गणेश के आशीर्वाद से सभी को सुख और शांति और समृद्धि प्राप्त हो। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस मौके पर बधाई देते हुए कहा है कि विनायक चतुर्थी के पावन अवसर पर देशवासियों को जीवन में शुभता, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतोष की कामना करता हूं। लोकमान्य तिलक ने इस पर्व को राष्ट्रीयता और सामाजिक एकता के सांस्कृतिक पर्व के रूप में स्थापित किया। उस आदर्श के प्रति सत्यनिष्ठा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर सभी देशवासियों को पावन पर्व गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।